हेलो एवरीवन, मेरे क्यू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो लेक्चर है वो लोकल लॉ उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया था जिसके बारे में आप छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के जो ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है या आपके एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर वो लागू हो रहा है, कहाँ पर लागू नहीं हो रहा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ ऐसी डेफिनेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि जो आपके पार्ट तो है ही है, इस एक्ट का पार्ट है, लेकिन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी हमने क्या है कि टाइम रहते उसको भी डिस्कस किया था। फिर सेक्शन 1 को भी हमने डिस्कस किया, सेक्शन 3 को भी हमने डिस्कस किया था, फिर हमने इंडेक्स को भी डिस्कस किया था। आई होप वो लेक्चर आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा अभी तक किसी ने तो अभी अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वो में, तो वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है आपके है तो आपके वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का पार्ट है। क्या है ये इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है उसी के बारे में हम आज ये सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी डेफिनेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बच्चा बाटी, चलिए आ जाइए। तो चले, रेडी हो आप सब? ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए हाँ सर रेडी हैं हम, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। गुड इवनिंग बच्चा बाटी। चलिए, ये आपके छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल जो एक्ट था, ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर लिया है और आयोग आप सभी को PDF भी मिल चुकी होगी। ठीक है, चलिए, ये सारा कुछ हमने देख लिया। इस तरह से आपके नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। क्या हुआ, बाकी वाले नोट्स क्यों नहीं आए? एक सेकेंड रुकना ना, ये आ गए। चलिए, ये देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे पहले से कर रखा है। अब देखिए कुछ ऐसी डेफिनेशन है। चलिए देखिए, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी। महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं वो आपके कौन कौन सी बन सकती है कि भाई इन्हीं में से एग्जाम में से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो 5-6 मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ इन्हीं में से पूछा जाएगा। हो सकता है कि सेक्शन वाइज वहाँ से भी पूछा जा सकता है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में लिया था। ठीक है, अब जो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपके सेक्शन वाइज तो पूछा भी जा सकता है, टाइटल वाइज भी पूछा जा सकता है, लेकिन इनके अंदर का भी जो पार्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना है, समझ गए ना? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, वास सुविधा यानी अकोमोडेशन के बारे में। क्या होता है अकोमोडेशन? जब कोई बंदा कोई रेंट पे होम वगैरह लेता है या कोई शॉप वगैरह लेता है, तो क्या होता है कि उसको जो सुविधा है कि भाई हम किराए पर कुछ भी लेते हैं, घर वगैरह रेंट पर लेते हैं, तो आपको क्या चाहिए? पानी, बिजली, ठीक है, और छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह। ठीक है, ये सारी जो कुछ सुविधा, अगर वाईफाई की सुविधा हो तो वो अलग से बात है, लेकिन उनका अलग चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ सुविधा, तो उसको रहने के लिए क्या होगा, सुविधा दी है, जो कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। फिर ऐसा आएगा 2 के क्लोज 4 में। 2 के क्लोज 4 में क्या होगा, सेक्शन 2 के क्लोज 4 में है आदतन व्यतिक्रमित। अब हैबिचुअल डिफॉल्टर क्या होगा कि ऐसा बंदा कि भाई जो रेंट पे करने में क्या करता है, डिफॉल्ट कर रहा है, या वो बार बार क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। भाई एक बार उसको जो लैंडलॉर्ड है उसने बोल दिया भाई टाइम पर देना, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। फिर आता है लैंडलॉर्ड कौन होगा, कैसे होगा, 2 के क्लोज 5 में ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, भवन स्वामी लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये कहाँ पर बताया जाएगा, 2 के क्लोज 5 में। कौन होगा भवन स्वामी? जिसके पास में घर वगैरह है, या वो क्या करता है कि भाई रेंट पर देता है, होम वगैरह दे रहा है किसी को, या आपकी कोई भी शॉप वगैरह है मार्केट में तो उसको दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड हो जाएगा। जो वो कहेगा उसके हिसाब से आपको चलना होगा, जो रेंट किराएदार होगा, टेनेंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया जाएगा भाड़ा वगैरह कैसे होगा, तो 2 के क्लोज 9 में आपको भाड़ा के बारे में बताया गया है, रेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे भाड़ा क्या होगा कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है उनकी सहमति के अनुसार तय किया जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे होता है 2 के क्लोज 13 में सामाजिक उपचार। सामाजिक उपचार सोशल न्यूसेंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो सोशल न्यूसेंस है ना, ये आपके है कि शेड्यूल से भी कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करेगा? शेड्यूल से भी कनेक्ट करेगा, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर वहाँ पे आपको 4 होगा, शेड्यूल नंबर 4, और पॉइंट उसका साइट हो सकता है 10। ठीक है, वो भी हम अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे क्या है उसमें सोशल जो उत्ताप है या सोशल न्यूसेंस है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें 2 के क्लोज 14 की, यानी टिनेंट क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो अमूमन आप मैं लेके आया हूँ 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन, जो 6 डेफिनेशन है आपके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके इसमें सेक्शन वाइज हो सकता है या आपके इसमें इसके जो अंदर का जो पॉइंट है, अंदर की जो बातें हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो रेडी हो आप सब? चलें, चलिए। और ये आप अभी जुड़े हुए हो ही हो। ठीक है, और जो भी आपके साथीगण हैं और आप चाहते हैं कि वो भी छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 50 टेस्ट आपको भी मिलेंगे और उनको भी मिलेंगे जो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। मॉडल पेपर भी होगा और सब्जेक्ट वाइज जीके वगैरह सारा कुछ इसमें कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए, देखिए सबसे पहले आपके जो डेफिनेशन आ रही है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो आपके डेफिनेशन आ रही है सेक्शन 2(1), वह सुविधा के बारे में होगा, अकोमोडेशन के बारे में बताता है। क्या होती है वह सुविधा? देखिए कोई भवन, सबसे पहले एनी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, चाहे वह आवासीय हो यानी कि रेजिडेंशियल हो या गैर आवासीय हो, भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराए पर दिया गया हो। ठीक है, रेजिडेंशियल, हाँ मैंने क्या बोला? ओके, चलो मैं मेरी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने वो वर्ड है गलत बोल दिया, रेजिडेंशियल। ठीक है, चलिए, ओके, तथा जिसमें सम्मिलित है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होगी उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में नई न लाई जाने वाली, यानी ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैरेज, समझ सुविधाएं और एवं साधन जो उनके बीच में करारनामे में अंगभूत हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके इसमें? हाँ, सबसे पहले आपको इसमें दो चीज पूछी जाएगी। वह सुविधा क्या है? एनी बिल्डिंग हो सकती है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, या आपके रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल हो सकता है, या लीज आउट बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, अकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग, क्या बता रही है? एनी बिल्डिंग बोल रहा है। एनी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, ठीक है, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू टेनेंट, टू द टेनेंट। अब यहाँ पे ये क्या बोला कि भाई ऐसी कोई भी भवन या भवन का पार्ट जो आवासीय हो गैर आवासीय हो, जो भवन स्वामी के द्वारा एक किराएदार को किराए पर दी गई हो, तो वो आपके वास सुविधा के अंतर्गत कहलाएगी। अब इसके अंतर्गत जो कुछ भी सीढ़ियाँ वगैरह होगी या इसमें आपके पानी वगैरह जो लाइट वगैरह है वो अलग से भी हो सकती है और इंक्लूड भी हो सकती है। वो एक लैंडलॉर्ड पर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इंक्लूड किया गया क्या क्या इसके अंतर्गत तो वास सुविधा में इंक्लूड आएगा, ये आपके क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, देखिए, इंक्लूड ओपन स्पेस, स्टेट केस, ग्राउंड, गार्डन, गैरेज एंड ऑल फैसिलिटी और एम्यूनिटीज forming part of the agreement between them of any land which is not being used for agriculture purpose।
ठीक है। यानी कृषि प्रयोजन के लिए जो उपयोग में नहीं लगने वाली ऐसी कोई भी पार्ट हो सकती है वो नहीं आएगी। लेकिन कोई भी भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैरेज, समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उसके बीच करारनामे के अंतर्गत उन्होंने जो एग्रीमेंट के अंतर्गत लिखा है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो कौन कौन सी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, वापस मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और साधन, ठीक है। ये 8 ऐसे पॉइंट है आपके, ठीक है, जो उनके बीच में एग्रीमेंट के अंतर्गत हुआ हो तो वो भी शामिल हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट के अंतर्गत आप वाईफाई का भी इंक्लूड करवाते हो तो वो भी हो जाएगा। अगर आप पानी की और लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी इंक्लूड करवाते हो भाई, वो किराएनामे के अंतर्गत, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वास सुविधा के बारे में समझ गए ना, क्या होती है। अरे बोले राम के जीव, चलिए, ओके, अच्छे से समझ में आ गया, चलो ठीक है फिर तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बोलिए, आप इससे पूछता हूँ। मैं इधर बार बार इसलिए देखा हूँ कि यहाँ पे मुझे कमेंट आपके शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मत देख रहे हैं भाई इधर क्या है आपके पास में, यहाँ पे मेरे कमेंट आ रहे हैं आपके। चलिए, समझ में आया ना, ये समझ में आ रहा है, एकोमोडेशन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इनको याद करना आपको, ठीक है। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ। मैंने एक, चलिए कोई बात, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ बुक के क्लोज 5 में, ठीक है। हम कुछ उल्टा चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हमने क्या सुविधा समझा था, वास सुविधा के बारे में समझा था, लेकिन हमारे को समझना था ये, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेक्शन 2 के क्लोज 5 में आपको भवन स्वामी लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई आपके पास में एक अच्छा सा घर है, उसमें 4-5 कमरे हैं और ऊपर भी 3-4 कमरे हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो आपका फ्लैट वगैरह है तो वहाँ पर उनका जो पार्टीशन वगैरह ऐसा किया गया है कि भाई वो अगर कोई टेनेंट वगैरह आए तो आप उनको अलग से सेपरेटली उनको वो रूम दे सकते हो, ठीक है। आप ऐसा सोच के चलना भाई हमारा जो ये मेरा घर है वहाँ पे अगर मेरा जो रूम वगैरह 3 रूम ऊपर है, ठीक है, वो अलग से सेपरेट बना, अगर कोई भी आए टेनेंट वगैरह तो मैं उनको आराम से दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को लैंडलॉर्ड मानते हुए डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसा व्यक्ति यानी मैं जो किसी वास सुविधा का भाड़ा, या चाहे वो अपने स्वयं के लेखे के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे के लिए, उसकी ओर से या मेरी ओर से, अब मेरी ओर से कौन हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है अगर वो खाली रहती है, ठीक है, और मैं अब्रॉड रहता हूँ या किसी और अदर सिटी में रहता हूँ, तो मेरी ओर से, ठीक है, या उसके लाभ के लिए या मेरे फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी पर, अब मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है वहाँ पर ले रहा है, ठीक है। या पालक के लिए जो मैं उसको बना के जाता हूँ, भाई हाँ ये बंदा है कि वो जो केयर टेक के रूप में होगा, या रिसीवर की हैसियत में वो प्राप्त कर सकता है, तब समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, ठीक है, या वो प्राप्त करने का हकदार है। यदि अभिदारी किराएदार को वह सुविधा भाड़े या किराए पर दिया गया है तो इस प्रकार भाड़ा या किराए प्राप्त करेगा या भाड़ा किराए प्राप्त करने का हकदार होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा कि भाई मेरे पास में कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी ऐसा जो लैंड वगैरह है ताकि मैं उसको किराए पर दे सकता हूँ, ठीक है। अब या तो मैं खुद हो जाऊंगा, पहला पर्सन तो मैं खुद, ठीक है, समझ में आ गया, मैं खुद हो गया। अब दूसरा इसमें इसने क्या बोला, चाहे अपने स्वयं के लेखे के लिए, मेरे लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। अब मेरे पास में अन्य व्यक्ति कौन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में ऐसी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें मैं क्या करूँगा, किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दूँगा भाई हाँ तू अगर रेंट पर देना चाहता है तो उसको दिलवा देना, ठीक है। अब अन्य व्यक्ति के लिखेंगे उसकी ओर से, यानी मेरी ओर से। अब वो मेरी ओर से क्या करेगा, वो बंदा अदर व्यक्ति उसके लाभ के लिए, मेरे लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, ट्रस्ट के रूप में, पालक के रूप में, रिसीवर के रूप में हिस्से से तत्समय प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब मैंने उसको कह दिया कि तू जो ये बिल्डिंग है तू रेंट पे चढ़ा सकता है या रेंट पे दिलवा देगा, ठीक है, तो जो रेंट पर होगा वो तू ले सकता है। अब मैंने ये बात जैसे ही उसको बोला, वो क्या करता है कि भाई मार्केट में घूमता रहता है, वो तो मार्केट में घूमता रहता है, तो भाई उसको कोई भी टेनेंट वगैरह किराएदार मिल गया। अब मिलने पर वो क्या करता है कि उसको
अच्छे से रूम वगैरह दिखा दिया, फ्लैट वगैरह दिखा दिया, सारा कुछ उसको समझ में भी आ गया। और जब रेंट की बात आती है तो हम उसको बात करते हैं भाई हाँ इतना लगेगा इतना लगेगा, और वो एकदम एग्री हो जाते हैं, भाई हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब वो क्या करता है, वहाँ पर रहने आ गए, ठीक है। और जैसे वो 1 मंथ कंप्लीट हुआ, पेमेंट उसको मिल जाता है, यानी किसको, जो अदर व्यक्ति था, ठीक है। अदर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैंने तो अलग मैटर है, लेकिन मैं अदर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब अदर व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है, या उसको पालक यानी जो पालने वाला हो सकता है, या इसमें रिसीवर की हैसियत में जो रिसीव करने वाला, पाने की हैसियत से वो भी हो सकता है। अगर वो प्राप्त कर रहा है क्या, या प्राप्त करने का हकदार है, ठीक है, या ऐसा अभिदारी किराया जो उपवास सुविधा भाड़े पर दिया गया है, तो इस प्रकार का भाड़ा प्राप्त करेगा या भाड़े पर प्राप्त करने का हकदार होगा। समझ गए, भवन स्वामी कौन होगा। भाई आपके पास में एक बिल्डिंग है, कोई लैंड टेनेंट आया, वो आपसे मतलब आपने किराए की बात कर ली, अब वो रहने लगे, अब आप उससे क्या प्राप्त करोगे, आप किस चीज़ का हकदार हो, रेंट लोगे ना उससे, इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। अब आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो उस बिल्डिंग के पास में, आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, आपके पास में जो बिल्डिंग है वो दूसरे शहर में है, ठीक है। अब वो क्या करते हो, आप किसी और को ट्रस्ट के रूप में उसको बना दे, भाई हाँ तो इस ट्रस्ट का है तो वो काम कर लेगा। अगर आपने किसी को केयर टेक के रूप में बना दिया, वो रिसीव कर सकता है, तो वो हो सकता है। आपका जो नेबर है, पड़ोसी है, वो भी क्या कर सकता है कि अगर वो बिल्डिंग की देख रेख वगैरह कर रहा है, या जो आपका रेंट है वो उसमें रिसीव कर रहा है, वो भी क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड के रूप में काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 के क्लोज 5, ठीक है। समझ गए ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। लैंडलॉर्ड मीन्स ए पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और एंटाइटल्ड, या तो रिसीव कर रहा है या एंटाइटल्ड टू रिसीव, प्राप्त करने का हकदार है ना, द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन, या कोई भी जो वास सुविधा है उसके लिए जो किराया प्राप्त करने के लिए, वेदर ऑन हिज ऑन अकाउंट के रूप में, या ऑन अकाउंट ऑफ और ऑन बिहाफ, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन और एज द ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर। कौन कौन हो सकते हैं, एक तो ट्रस्टी, एक गार्जियन और एक रिसीवर, 3 व्यक्ति हैं। For any other person who would so receive the rent or be entitled to receive the rent, the accommodation were led to tenant, ठीक है। यानी अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले भवन स्वामी कौन हो सकता है, तो भवन स्वामी यहाँ पे एक तो भवन स्वामी सेल्फ हो सकता है खुद, दूसरा कौन हो सकता है, ट्रस्टी भी बन सकता है, गार्जियन भी बन सकता है, रिसीवर भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछे कि भवन स्वामी में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भवन स्वामी स्वयं, या आपके ट्रस्टी, या आपके गार्जियन, या आपके कौन रिसीवर, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। समझ गए ना, ऑल ऑफ द अबाउट। चलिए, जो रेंट को रिसीव करेगा, जो एंटाइटल होगा, रिसीव, हाँ। चलिए, यहाँ तक समझ में आया, यस या नो। अभी मैंने एक तो 2 के क्लोज 4 बताया, 2 का क्लोज ए बताया आपको, फिर 2 का क्लोज 5 आया, ठीक है। अब आपको मैं इस डेफिनेशन को आप किस हिसाब से समझोगे, एक और आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में आप समझोगे। उससे के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट वाली डेफिनेशन, जो कि आपके है, चलिए सारा कुछ बनाया गया है, आराम से आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए टीनेंट, मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, किराएदार क्या होता है, टीनेंट। किराएदार से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे के लिए या जिसकी ओर से भाड़ा पर देय है किसी भी अभिव्यक्त या विवक्षित, या तो आपका तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के न होने की दशा में, जब कोई आप एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। पहली स्थिति ये हो गई, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा जिसके लेके जिसकी ओर से भाड़े पर देई है, ठीक है, वहाँ पर सीधा सीधा हो गया। और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस दशा में क्या होगा, कि किसी भी वास सुविधा के लिए जो उसके भवन स्वामी को देय होता है, या इसका मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पारित बेदखली संबंधी ऑर्डर या डिक्री से संबंधित डिक्री से अन्यथा भी अभिवृत्ति की समाप्ति के बाद कब्जा निरंतर बनाए रखता है। समझे कुछ इस बात को। भाई सबसे पहले तो आप इसमें ये ध्यान में रखना कि जो किराएदार है, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा लेखे के लिए जिसकी ओर से भाड़ा किराया देगी थी, ठीक है।
दूसरा, किसी भी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने की दशा में किसी भी वास सुविधा के लिए, भाई आपने क्या किया कि किसी भी वास सुविधा के लिए उसके जो भवन स्वामी उसको दे ही था, ठीक है, क्या था, टेनेंट वगैरह किराएदार जो उसको लेना था, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, यानी किराएदार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी, ये आपके क्वेश्चन रहेगा आपके एमसीक्यू का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर बेदखली संबंधी ऑर्डर पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, या डिक्री से संबंधित अन्यथा ऐसी कोई भी अभिवृत्ति जो आपके समाप्ति के बाद में कब्जा निरंतर उसको क्या कर रखा है, बनाए रख रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका अंतर्गत शामिल होगा। इन दोनों चीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो वो चीज क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इन दोनों चीज में वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस बनाए रखा है, ठीक है। चलिए मैं भी और भी आपको दिखाऊंगा आगे। द पर्सन बाय होम whose account or behalf rent contract express or implied would be payable for any accommodation to his landlord or including the person who is continuing a possession after the termination, यानी उसको टर्मिनेशन कर देते वो क्या करता है, वहाँ पर बनाए रहता है, ऑफ हिज टेनेंसी अदरवाइज देन बाई एन ऑर्डर और डिग्री sorry, eviction passed under the provision of this act, इस अधिनियम के अधीन अगर उसको eviction बेदखली अगर पास कर दिया फिर भी वो वहाँ पर बना रहता है, चाहे उसको डिक्री करती हो चाहे वो ऑर्डर करती हो, फिर भी कंटिन्यू वो बना रहता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब जो क्लोज 1 था आपका वो 2 पार्ट में बटेगा, जब क्लोज 2 होगा ना वो 2 पार्ट में बटेगा, ए और बी पार्ट में होगा। तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू वाला कौन सी डिग्री होगी, आते बेदखली यहाँ से तो क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर वो निरंतर बना रहता है तो कब तक रह सकता है, ठीक है, आगे देखिए। अब ये मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दिस पर्सन रेफर्ड टू इन सब क्लोज, ठीक है, 1 उपखंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में अगर वास सुविधा जो आपके वास सुविधा किराए पर अगर आपके किराए दिए जाने पर, ठीक है, तो अकोमोडेशन किराए पर ऑन रेंट दिए जाने पर यहाँ पर 2 पार्ट हो जाएगा, ए और बी। आवासीय प्रयोजन के लिए अगर दिया जा रहा है, यानी कह रहा है कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर आप उसको सुविधा दे रहे हो, ठीक है, तो उसका उत्तरजीवी या पति या पत्नी या पुत्र या पुत्री या माता या पिता वो क्या करेंगे, टेनेंट की डेथ पर साथ रह रहे हैं तो मेंबर ऑफ फैमिली, तो वहाँ पर उसको वास सुविधा के रूप में उसको भोग बोलेगा, ठीक है, समझ गए। ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी कि टेनेंट की डेथ हो जाती है और टेनेंट के साथ में अगर वहाँ पर फैमिली मेंबर रह रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो किराएदार के रूप में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके व्यवसायिक या व्यापारिक प्रयोजन के लिए कॉमर्शियल और बिजनेस पर्पज के लिए हो, जो उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, हिज सर्वाइव और सपोर्ट और सन डॉटर मदर फादर कंडीशन के लिए ऐसे वास सुविधा में उसके डेथ तक उसके फैमिली के मेंबर के रूप में उसके साथ मिलकर बिजनेस करते हो, तो वो भी क्या करेंगे, व्यवसाय या प्रयोजन के लिए उनके रूप में किराए के रूप में वास सुविधा का रूप हो तो वहाँ पर उनको मिलता रहेगा, कंटिन्यू के रूप में वो चलता रहेगा, ठीक है। तो कब कंटिन्यू हो सकता है, तो इस स्थिति में होगा। समझ में आ गई ना बात आपको, हाँ, आपके डायरेक्ट में पॉइंट वाइज दिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, हाँ समझ गया मैं आपको, तो ऐसा समझ में आ गया ना आपको, बोलिए। चलो ठीक है भाई, इसमें यही बोल रहा है कि भाई वास सुविधा के अगर आपने किराए पर ऑन रेंट दिए हो तो वहाँ पर वो अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो वो कब तक बना रह सकता है, और दूसरा अगर कॉमर्शियल और बिजनेस पर्पज़ के लिए तो वो कब तक रह सकता है, जब तक उसका जैसे वो जो उसने रेंट पे लिया था ना, ठीक है, रेंट, तो अगर वो उसमें मर गया, अब उसके जो पीछे जो रहने वाली फैमिली है
तो वो हो जाएगी। और अगर बिजनेस या आप कॉमर्शियल के लिए पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो आपने उसके साथ में क्या है कि बिजनेस या कॉमर्शियल रूप में आपने उसके साथ में बिजनेस वगैरह किया हो, ठीक है, तो उसके साथ में हो तो वो वहाँ पे वाह सुविधा का कर सकता है। समझ गए? जैसे है ना। चलिए वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं अब कुछ आपको ऐसी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आ गया? चलिए चलिए, अब मैं देखूँ आपको जो मैंने अभी बातें समझाई, 3 डेफिनेशन अभी समझाई आपको। सबसे पहले मैंने समझाई थी आपको 2 के क्लोज 1 को, 2 के क्लोज 1 को समझाया। क्या था 2 के क्लोज 1 में आपके? वास्तु सुविधा। वास्तु सुविधा इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, ये हमने समझा। फिर हमने समझा 2 के क्लोज 5 को। यहाँ पे क्या था 2 के क्लोज 5 में आपके? लैंडलॉर्ड था, भवन स्वामी। फिर हमने समझा 2 के क्लोज 14, 2 के क्लोज 14 में क्या था? टेनेंट, किराएदार। अब देखिए और 2 के क्लोज 1 में हमने क्या समझा था? वास्तु सुविधा को समझा था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यानी जो लैंडलॉर्ड है इसके पास में कोई बिल्डिंग है और ये किराएदार आया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझना, इसके पास में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके पास में कोई बिल्डिंग है और ये आया यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, किराएदार बन के आया। अब ये किराएदार क्या कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, तो वह सुविधा वगैरह एकोमोडेशन की रूप में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। तो उसको मिलनी चाहिए तो बंदा ये क्या करेगा, इसके पास आएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये बंदा इसके पास आया, या कह सकते हैं ये इसके पास आया, इसके पास कोई बिल्डिंग थी और यहाँ पे इसने ले ली और जो भी इसको सुविधा मिलेगी ये मिलेगी। तो इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, प्लस आप इसको कैसे समझोगे, एक सेकंड में इसको रिमूव करता हूँ। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके डायग्राम अच्छे से बन जाता है। अगर आप ये इसकी सारी डेफिनेशन आप इधर उतार दो, इसकी सारी डेफिनेशन यहाँ पे उतार दो और इसकी सारी डेफिनेशन यहाँ पे उतार दो, तो एक यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक, हाँ, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपने 2 के क्लोज अगर हम सीधी सी बात समझें कि भवन स्वामी क्या होगा, ठीक है, भवन स्वामी कौन होगा, तो भवन स्वामी वो होगा जो एक चीज़ को रिसीव करे, कौन सी चीज़ को, जो आपके फेयर होगा, रेंट होगा, ठीक है, उस चीज़ को क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। और रिसीव करने के लिए वहाँ पे तो भवन स्वामी खुद हो सकता है, दूसरा ट्रस्टी हो सकता है, तीसरा वहाँ पे आपके जो गार्जियन है वो हो सकता है, ये आपके रिसीवर हो सकता है। 4 बंदे हो गए। अब किराएदार कौन हो सकता है, खुद हो सकता है या किसी और के पर्पज़ के लिए ले रहा हो तो वहाँ पे हो सकता है। अब उसको वहाँ सुविधा कब तक मिलेगी, तो वहाँ पर वो 2 के 1 में बता रखा है भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
और किराएदार के रूप में वो कब तक वहाँ उसके रूप में भवन स्वामी की बिल्डिंग में वहाँ सुविधा का यूज कर सकता है। तो वहाँ पर वो उसके अगर दो बातें अपन देखें, 2 के क्लोज 14 की, 2 के क्लोज 14 के 1 में अलग बात बता रखी है और 2 के क्लोज 14 के 2 के सब सेक्शन में, और इसमें दो बातें बता रखी है, ए और बी पार्ट बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है आपके रेजिडेंशियल यानी आवासीय के लिए, और यहाँ पे बता रखा है कॉमर्शियल या बिजनेस के लिए, व्यापारिक। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस या नो? तो इस तरह से आप इसको एक कंबाइंड डायग्राम बना के इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। समझ में आ रहा है, डायग्राम समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आपको ये करना है। तो हमने अभी 3 डेफिनेशन देखी है। ठीक है, एक तो वास सुविधा देख लिया, भवन स्वामी देख लिया, किन्नौनी देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ, ये बाद में बताइए। चलिए होगी, अब ये आपको एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 4 आदतन व्यतिक्रमी हैबिचुअल डिफॉल्टर क्या होता है, कौन होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से वो अगर बारम्बार अगर वो जो रेंट लेने में डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको क्या दी जाएगी, तो सारा कुछ हमें बीच में देखते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि आदतन जो व्यतिक्रमी होगा वो ऐसा किराएदारी, ऐसा टेनेंट होगा जो 12 महीने 12 माह की काल अवधि में 3 या 3 से अधिक बार, ये जो टाइम पीरियड है वो आप ध्यान में रखना, 12 महीने में जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर 3 या 3 से अधिक बार क्या कर रहा है, भवन स्वामी को यानी जो लैंडलॉर्ड को करारनामा यानी जो एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में जो तय हुआ था उसके अनुसार जो देय तिथि पर, भाई करारनामा कर, सपोज करो भाई अपने एग्रीमेंट में आपने तारीख मेंशन कर दी कि भाई आप महीने की 10 तारीख को, ठीक है, यानी जो मंथ होगा उस मंथ की 10 डेट को या 10 तारीख को क्या करोगे, आपको वो किराया वो संपूर्ण उसको दे दोगे। ठीक है, और समस्त देय को भुगतान करने में अगर विफल रहता है, सपोज करो भाई आपने जो महीना आया 10 तारीख का टाइम था, 10 तारीख तक वहाँ पे आप वो जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, जैसे 10 से 11 का डेट आया, 12 हुई और पेमेंट आपने उसको किराया वगैरह नहीं दिया तो वो लैंडलॉर्ड आएगा और आपको बोलेगा भाई हाँ भाई साहब क्या हुआ, आपने किराया नहीं दिया, कि आप बोलोगे भाई साहब मेरे जो पैसे वगैरह तो आए तो थे लेकिन कुछ ऐसी जगह पर लग गए तो वो आने में 2-4 दिन का वक्त लग जाएगा। तो अगर लैंडलॉर्ड अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, आपको टाइम देगा, कोई बात नहीं भाई साहब आप बाद में दे देना। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि उसके भोलेपन का या वो ऐसे उसका नेचर है और उसका आप फायदा उठाने लग जाते हो। भाई आपने उसको एक बार उसमें आपने मन कह दिया हाँ नहीं कोई बात नहीं आप 2-4 दिन लेट दे देना, वो फिर आप क्या करते हो कि भाई उसको जो रेंट वगैरह है 5-4 दिन हो गए फिर भी आपने उसको लौटाया नहीं, फिर वो वापस आ रहा है, फिर आप बोलते हो कि नहीं भाई साहब वो पेमेंट है वो मैं वहाँ से आया नहीं है तो कुछ समय और चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि क्या आप मैं पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ दोनों साथ में दे दूँ तो चलेगा, तो भाई साहब बोले हाँ कोई बात नहीं, अगर आप नेक्स्ट मंथ में दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा मेरे तो वो भी वहाँ पे हाँ भर दिया। अब वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई जैसे नेक्स्ट मंथ आया फिर वो भाई साहब जो लैंडलॉर्ड है वो आए और टेनेंट को बोलते हैं कि भाई पेमेंट जो 2 महीने का है वो आप चुका दीजिए ताकि मेरे भी कुछ इमरजेंसी है तो काम चल जाएगा। तो वो बोलता है कि भाई साहब कुछ ऐसी समस्या थी मेरे तो मैं वो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ और जो रिसीव हुआ था वो मैंने मदर फादर को वहाँ पे सेंड कर दिया। तो जो लैंडलॉर्ड था बहुत ही अच्छे नेचर का था तो वो कोई बात नहीं, अगर वहाँ ऐसी सुविधा मेरे से ले लीजिए, तो उसने जो टेनेंट था उसने मना कर दिया नहीं ऐसी कोई नहीं बात नहीं है लेकिन मैं वहाँ पे आपको समय पर दे दूँगा। अब वो बारम्बार क्या कर रहा है कि उस जो लैंडलॉर्ड है वो डिफॉल्ट कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है ना, भाई पेमेंट देने को टेनेंट जो टेनेंट है तो वहाँ पर वो जो रेंट है उसका देने का डिफॉल्ट कर रहा है। 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 3 मंथ हो चुका था। ठीक है, 3 बार उसने उसको लैंडलॉर्ड को मना कर दिया। अब वो 3 महीने के बाद जो भवन स्वामी की जो आपने एग्रीमेंट के अनुसार जो देय तिथि पर थी, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, चुका दिया ना, नहीं दिया उसको, भाई उसको आप टाल रहे हैं बात को, भाई आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ सर आज पेमेंट नहीं है मेरे पास में, तो वो भी लैंडलॉर्ड को कोई बात नहीं, मैं आपको जैसे आपकी सुविधा हो वैसे दे देना मेरे को।
अब वो वहाँ पे आप 2 से 3 बार, अब 3 माह कंटिन्यू आपने कर लिया, 3 महीने से आपने एक्स्ट्रा कर लिया, चौथे महीने भी आपने ये कर दिया, 5वें महीने भी आपने कर दिया, उसको पेमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। साल भर में अगर 3 या 3 से अधिक बार आप इस तरह से डिफॉल्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप भवन स्वामी को पेमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उस देय तिथि के अनुसार जो पूर्ण किराया या समस्त देय को भुगतान करने में अगर विफल रहता है तो वो क्या माना जाएगा, हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा, हैबिचुअल डिफॉल्टर माना जाएगा, आदतन व्यतिक्रमी माना जाएगा। ये आपके 2 के क्लोज 4 में बता रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके रिगार्डिंग भी आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जो कि आपके नेक्स्ट वाले जो सेक्शन होंगे, चाहे वो 7-8 के अंतर्गत हो, चाहे वो 9 के अंतर्गत हो, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई ना? चले आगे, बोलिए। चलिए, हैबिचुअल डिफॉल्टर मीन्स टेनेंट हु फेल इन ए पीरियड ए 12 month on 3 more occasion to pay in full the rent and all dues to landlord on the due date in accordance with the agreement। अब उस एग्रीमेंट का अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको नहीं चुका रहे, विफल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो वहाँ पर वो क्या माना जाएगा, हैबिचुअल डिफॉल्टर के रूप में वो माना जाएगा। समझ में आएगा? चलिए, आई होप समझ में आ गई होगी। बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, समझ में आ रही है? आप इसे पूछ रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड। यानी आपका जो कमेंट है, ऐसे कमेंट आ रहा है ना सर स्माइली वाले का, हमारे को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 2 का क्लोज 5 हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जो आप तय करोगे भाई, जो रेंट वगैरह है तो तय किया जाएगा, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सेक्शन 2 के क्लोज 9 में आपको ये बता रखा है कि रेंट कितना होगा, कैसे होगा, कौन तय करेगा, इसके बारे में भाड़ा क्या होगा। तो भाड़ा से अभिप्रेत वह सुविधा के लिए जो किराएदार द्वारा भवन स्वामी को देय प्रतिफल होगा वो माना जाएगा भाड़ा, ठीक है। रेंट मीन्स द कंसिडरेशन पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एंड द अकोमोडेशन, ठीक है। यानी टू ए के बदले, इसमें बहुत ही डेफिनेशन बहुत शानदार है। अगर आप उस बंदे को वह सुविधा दोगे, ठीक है, तभी तो वो आपको किराया देगा, ठीक है। अगर आप वह सुविधा नहीं दोगे तो वो कैसा किराया देगा, कैसा रेंट आपको देगा। तो यहाँ पर मैंने नोट में यह लिखा है कि 2 के क्लोज 1 के बदले में 2 का क्लोज 9 दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2-1 के बदले में अगर 2-9 दिया जा रहा है तो वो रेंट होगा, फेयर होगा आपका, समझ गए, बड़ा होगा। समझ गए ना? यस या नो? चलिए, वह सुविधा के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को जो देय प्रतिफल होता है उसी को ये भाड़ा कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? अब हम नेक्स्ट चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके, और एग्जाम में पूछे जाने वाली डेफिनेशन है, सोशल मैसेज, सामाजिक उपकार, तो इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, 2 क्लोज 13 में इसको डिफाइन किया गया है। जो यहाँ पे मैंने जो 5-6 डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, इनके जो सेक्शन प्लस क्लोज, ठीक है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, किस क्लोज में कौन सी डेफिनेशन बता रखी है, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ एग्जाम में आपके, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसको रीड आउट करना है और याद करना है। देखिए, सामाजिक उपचार से अभिप्रेत है कि ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वह सुविधा का उपयोग सबसे पहले क्या कर रहा है, वो उसका यूज कर रहा है, अकोमोडेशन का यूज। दूसरा, अनुसूची 4 जो शेड्यूल 4 है, उसका जो बिंदु है यानी पॉइंट है, उसका जो सीरियल नंबर है 10 में सूचीबद्ध कोई भी या समस्त क्रियाओं हेतु करता है। अब यहाँ पर इसमें एक रेफर कर दिया भाई, शेड्यूल 4 है, वहाँ पर जो पॉइंट बता रखा है और उसका अंतर्गत जो कुछ भी प्रोसीडिंग वगैरह क्रियाएं बता रखी है उसका अकॉर्डिंग वो कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, सोशल उपताप माना जाएगा, या आपके सामाजिक उपताप या सोशल न्यूसेंस माना जाएगा। सबसे पहले तो इसने लिखा कि वह सुविधा का अगर वो यूज कर रहे हैं। दूसरा इसने पॉइंट लिखा, 2 चीज लिखी है, और किसके रिगार्डिंग लिखी, ऐसा कोई किराएदार। कौन करेगा सामाजिक उपताप, सबसे पहले कौन करेगा सामाजिक उपताप, तो किराएदार। किसके लिए करेगा, वह सुविधा, कहाँ पर करेगा, वह सुविधा,
या जो शेड्यूल 4 में बता रखा है, तो बिंदु 10 में, ठीक है, जो वहाँ पर पॉइंट बता रखे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहा है वो, तो ये माना जाएगा सोशल इंश्योरेंस कर रहा है। अब ये तो थी आपकी डेफिनेशन। अगर हम चलते हैं अब आपके पास में अगर बैरेक हो, तो आप बैरेक को ओपन करेगा, और बैरेक का जो अनुसूची 4 है, शेड्यूल 4 है, ये जो आपके बैरेक खत्म हो रहा है ना, सेक्शन 13A खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उस कंप्लीट के बाद में आपके जो शेड्यूल 1, 3, 4, 5 जो शेड्यूल है वो बता रखी है। मैंने बताई थी आपको शेड्यूल, या नहीं बताई थी? 4 शेड्यूल आपको बता रखी है, बताइए ना। अरे कहाँ खो गए महाराज? इसे क्या कर दो। देखिए, मैंने आपको बताया था शेड्यूल के बारे में कि भाई आपके पूरे एक्ट में 4 शेड्यूल बता रखी है। बता रखी नहीं बता रखी है? देखिए, ये 4 शेड्यूल है आपके बैलेट में। पहली जो शेड्यूल है आपके, इसके बारे में टीनेंट के राइट के बारे में, टीनेंट के राइट के बारे में। दूसरी जो आपके शेड्यूल है लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन के बारे में या राइट के बारे में, यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरी हो जाएगी आपके टीनेंट की। टीनेंट की क्या हो जाएगी यहाँ पे? अच्छा, ऑब्लिगेशन बता रखा है, चलिए तो ये लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। मैं सोचा कि भाई आपको पता नहीं है तो मैं लिख दूँ फटाफट, और आप बराबर बैरेक में देख रहे हो, तो मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे टाइम रहते करेक्ट कर दिया। और ये मैं कोशिश कर रहा था कि कौन कौन ध्यान रख रहा है बैरेक में। देखिए, लैंडलॉर्ड की क्या आ जाएगी यहाँ पे? ऑब्लिगेशन। और फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगी आपके? टेनेंट की ऑब्लिगेशन। यानी अगर मैं बात करूं टेनेंट के बारे में, और मैं बात करूं अगर लैंडलॉर्ड के बारे में, तो टेनेंट के बारे में आपके जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो कौन कौन से हो जाएगी? 1 और 4। तो मैं अगर 1 और 4, दूसरा 2 और 3, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद करोगे? 1 और 4 तो है टेनेंट की, 1 और 4 जो शेड्यूल है आपको वो टेनेंट के लिए है, 2 और 3 है वो जो लैंडलॉर्ड की है। याद हो जाएगा? 1 और 4 जो शेड्यूल बताई गई है आपके, वो तो है टेनेंट के बारे में, ठीक है। 2 और 3 बता रखी है, वो आपके लैंडलॉर्ड के बारे में बता रखी है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब हमारा जो सेक्शन था, ठीक है, तो वहाँ पर बता रहा था सोशल न्यूसेंस के जो 4 है, ये 4 नंबर के अंतर्गत यानी टेनेंट की ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है, और वहाँ पर 10 पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है। उन 10 पॉइंटों में से सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपके सोशल न्यूसेंस, इसके बारे में बात करता है, सामाजिक उपद्रव के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और आप भी अपने बैरेक में 4th नंबर की जो शेड्यूल है वो निकाल लीजिएगा, और पॉइंट नंबर 10, ठीक है, सीरियल नंबर 10, उसको आप रीड आउट करिएगा मेरे साथ में। चलिए, मैं ओनली यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। जिसके पास हम बैरेक नहीं है तो वो अगर सीधा यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे अपने। चलिए देखिए, शेड्यूल 4 अधिनियम के तहत किराएदार की बाध्यता के बारे में, यानी टेनेंट की ऑब्लिगेशन के बारे में, टेनेंट की ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। जो पॉइंट नंबर 10 है वो क्या कहता है? अभिव्यक्ति की अवधि में सामाजिक उपता, यानी जो टेनेंसी है, टेनेंसी का जो पीरियड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सोशल न्यूसेंस नहीं बनाना है। सबसे पहले इसमें बता दें पॉइंट नंबर 10 में,
अब पॉइंट नंबर 10 इसने इतना लिख दिया कि भाई जो टेनेंसी की जो पीरियड है, जो अभी तक की है, जो टेनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसमें सामाजिक उपताप नहीं बनाना है। जैसे आपने कोई भी लैंडलॉर्ड से जो किराएदार के रूप में आपने जो टेनेंट है, जो आपने घर वगैरह किराए पर ले रखा है, ठीक है। अब वो जो टेनेंसी आपके जो एग्रीमेंट हुआ उसके बीच में आप कह सकते हो भाई मैं साल भर का ले रहा हूँ, 2 साल का ले रहा हूँ, 3 साल का ले रहा हूँ, ठीक है। अब उन 2 साल पीरियड के अंतर्गत यानी ये कह रहा है अभी जो अवधि है यानी जो टेनेंसी है आपकी, ठीक है, उस अवधि में सामाजिक उपताप नहीं बनना। सबसे पहला कि ऐसा कोई भी अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो सोशल न्यूसेंस नहीं करोगे, ठीक है। अब सोशल न्यूसेंस होता क्या है हमारे को नहीं पता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के पॉइंट 10 के हिसाब से, ठीक है। अब इसने क्या कहा किया है कि जो अगर आपको नहीं पता है भाई आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना इसको, कौन कौन है कि इस बैरक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और कौन कौन ऐसे बंधु हैं या भगिनी हैं जो इसको सेकेंड टाइम फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि इसको फर्स्ट टाइम कौन कौन पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। ओके राकेश जी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, चलिए वेरी गुड। ओके ओके, मोदी जी बोल रहे हैं मैं सेकेंड टाइम पढ़ रहा हूँ, चलिए। तो मोदी जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बोलिए। मोदी जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि हाँ सर पूछ लीजिए, बोलिए। अब सामने नहीं बोलना, कमेंट बॉक्स में बोलना आपको। हाँ हो गए, ओके चलिए वेरी गुड। देखिए अब जिनको ये पता है, जिन्होंने एक्ट को पढ़ा, हालांकि मैं नहीं पूछूंगा आपको, डरिएगा मत, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेनेंट है आपके, आपने कोई भी रेंट वगैरह पे घर वगैरह लिया ही होगा और आप पड़ोसी के वहाँ पर क्या करते हो कि दारू की पार्टी वगैरह करते हो या जोर जोर से जो म्यूजिक है वो पर साउंड को आप बहुत से ज़्यादा लाउडली चलाते हो, तो ऐसा आप काम को नहीं करना है। या वहाँ पर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो तो वो ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन अब देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं, मैं समझाने से अच्छा आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको नहीं पता होता, जैसे यहाँ पे राकेश जी वो बोल रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा हूँ सर मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये तो ऐसे बोला अगर आईपीसी में पढ़ा होगा उन्हें 268 के अंतर्गत, ठीक है, तो वहाँ पर भी आया था। लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं होगा उनको, चलिए हम इसको उनके लिए वापस पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण के अंतर्गत सामाजिक उपताप से अभिवृत होगा निम्नलिखित में से कोई भी ऐसे समस्त कृत्य करना, ऐसा कोई भी एक्ट कर रहे हो या करवाना, या तो आप कर रहे हो या करवाना किसी और से, क्या करवा रहे हो, नशा कर झगड़ना, भाई आपने कोई ड्रिंक वगैरह करवा दी, अब वहाँ पर वो हाथापाई कर रहा है, झगड़ रहा है। या दूसरा पत्नी को पीटना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि भाई आपने कुछ कपल के रूप में मतलब एक जो फैमिली जो रूम है उसका अकॉर्डिंग आप वहाँ पर रहते हो, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हो आप दारू पी के आ जाते हो घर पे और अपनी वाइफ को पीटते हो, ठीक है, ऐसा भी सोशल मिसाइल के अंतर्गत आता है। दूसरा वेश्यावृत्ति का अगर कोई भी कार्य वो करते हो। दूसरा आदतन देर रात तक हल्ला करते रहना। तीसरा अन्यथा अत्यधिक शोर शराबा करना जो आस पड़ोस को परेशान करे। सामान्य सुविधा जैसे सीढ़ी आदि स्थानों पर थूकना, ठीक है। जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, मूवी देखी ना आपने, लगे रहो मुन्ना भाई, तो वहाँ पर वो एक ऐसा मतलब जो चश्मे वाला आदमी आता है उसके घर पे वो खटा खटा आदमी आता है और वहाँ पे वो उसके दरवाजे के पास में जो कॉर्नर की जो दीवार है वहाँ पे वो पीक को फूंक के जाता है, ठीक है, याद आ रहा है? देखिए देखिए नहीं देखी मूवी, देखिए ना। तो इस तरह से आप क्या करते हो बार बार स्थानों पर थूकना या घर के भीतर खतरनाक पदार्थ या बेहद बदबूदार, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें कीड़े बढ़ते हों या जमा करना, जैसे ऐसा कोई भी आप क्या करते हो कि किचन है, किचन के अंतर्गत क्या करते हो कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है जैसे आप कोई अनयूज रखते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि आप जो ऐसा सामान जो झूठा हो सकता है या कुछ आप गाय को देने के लिए रखते हो या ऐसा दही है जो खराब हो गया या ऐसी कोई सब्जी जो आपके मतलब 2-3 दिन की हो चुकी है और वो अनयूज है, ठीक है, और आपने क्या किया उसको डस्टबिन में वहाँ पे एक बार के लिए रख दिया और डस्टबिन में आपने रखा है और वहाँ पर मतलब उस डस्टबिन से आप अपने गेट के बाहर ही रखते हो ताकि
अब आपने क्या सोचा कि भाई वो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डस्टबिन को नीचे जो भी आपके कूड़ादान वगैरह है तो वहाँ पर वो डाल के आ जाऊँगा। लेकिन एक दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब वो डस्टबिन में वहीं पर पड़ा गेट के बाद, और उस डस्टबिन से क्या हो रहा है कि ऐसी बदबू आ रही है, जो आने वाले लोग हैं या आस पड़ोस वाले लोग हैं वो उनको रहना क्या हो जाता है, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो अब वो वहाँ पे जो परेशान हो गए किससे, उस डस्टबिन से जिससे आपने वो उसके घर के बाहर में यानी आपके घर के बाहर में रखा हुआ है, तो उससे भी क्या हो सकता है, सोशल न्यूसेंस बन सकता है। चलिए, कहाँ तक है, यहाँ या कूड़ा जहाँ पर बिखेरना या गंदा पानी फैला देना, अनियमित स्थानों पर लघु या दीर्घ संख्या करना, या क्या करते हो कि भाई टॉयलेट वगैरह कर लेते हो, ठीक है, तो ऐसा करना या कराना जिससे कि वातावरण दूषित हो, तो या अन्य कोई भी कृत्य जिसमें आस पड़ोस या को क्षति या बुरा हो तो सामाजिक प्रभाव पड़ता हो, तो क्या माना जाएगा, सामाजिक उत्पाद माना जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, सोशल न्यूसेंस समझ में आया, यस या नो। आज मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा अभी, पहले हिंदी वाले से तो पूछ लूँ, बोलिए, समझ में आया। चलिए, अब इंग्लिश वाले आ जाओ भाई, इंग्लिश वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ मेरे हिसाब से तो ये इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, जो आपके 10 की अनुसूची है, सॉरी फोर्थ जो शेड्यूल है उसमें 10 नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर क्या बता रखा है, नेवर टू बिकम ए सोशल न्यूसेंस, नेवर टू बिकम ए सोशल न्यूसेंस ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द टेनेंसी, यानी जो कंटिनेंसी जो आपकी टेनेंसी है उसके दौरान आप क्या करोगे, सोशल न्यूसेंस नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा इसमें बता रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया पॉइंट 1, पॉइंट 10 समझ में आ गया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना कि सोशल न्यूसेंस क्या है, सोशल न्यूसेंस मीन्स डूइंग और कॉजिंग, या तो आप क्या कर रहे हो या आप कृत्य कर रहे हो, टू बी डन एनी कोई भी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, चलिए कौन कौन से, ड्रंकन बोरवेल, वाइट बेसिंग, prostitution या habitual late night noisy squalling and otherwise creation or abnormal noise construct by the neighborhood as a disturbance। तो उनको क्या कर रहे हो आप, जो नॉइज वगैरह है या आप क्या कर रहे हो लेट नाइट आते हो, ठीक है, जो वाइफ को पेटना हो गया या आप वेश्यावृत्ति करते हो, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करवा रहे हो, या आप क्या करते हो अत्यधिक शराब वगैरह पीकर हा उल्ला करते हो, जिससे क्या होता है कि नेबर को डिस्टर्ब हो रहा है। Spreading in the common facility like storage of any hazard stuff or storage of any stuff with offensive odor with a falls up the surrounding or the abnormally invite pets or littering the garbage and littering the loose water एंड जो गंदा पानी वगैरह है या ऐसा कोई भी जो दूषित वातावरण है तो उसको आप इकट्ठा वगैरह कर रहे हो, या स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट यानी जो आपके पर्यावरण है उसको क्या कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, डूइंग द प्रमोटिंग द इम्प्रॉपर और डिफेक्शन, ठीक है, डिफिक्शन, ठीक है, और एनी एक्ट दैट हैज बैड डैमेजिंग सोशल इफेक्ट, जो आप कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, डैमेजिंग सोशल इफेक्ट ऑन द इमीडिएट नेबरहुड, जो आपके जो पड़ोसी वगैरह उनको क्या हो रहा है, तुरंत प्रभाव से वो क्या हो रहा है, नुकसानदायक हो रहा है, ठीक है, जिससे उनको सोशल उत्ताप कहा जा सकता है। समझ में आ गया ना, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा सोशल न्यूसेंस क्या है, कैसे है। तो मैंने सारा कुछ आपको एक साथ में बताया है। अब मेरे को ये बताइए कि दोनों को आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ गए ना, चलिए, तो यहाँ पे ये आपके कंप्लीट हुआ, फिर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके ये हैं कि टेनेंट के राइट और ऑब्लिगेशन, लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशन, तो ये आपको मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है।
चलिए, तो कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो भी हमने डेफिनेशन अभी समझी है समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। हाँ, ये सारा कुछ हम कल देखेंगे। ये नोट्स ये भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। सारी पीडीएफ इससे पहले वाले लेक्चर से मिल चुकी है ना आपको, मिल गई ना? ओके, तो ये भी मिल जाएगी। ये हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, और भी कोई आपका डाउट हो या ऐसा कोई पॉइंट जो आपको अभी डेफिनेशन में नहीं समझ में आया हो तो आप आराम से अभी पूछ सकते हैं। बोलिए, समझ में आया कुछ? अच्छा, कंप्लीट समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। और कुछ है फिर? ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं अपन, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।